हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है, इनको कैसे लिखा जाता है। आप देखें, अगर आप नॉर्मली किसी एल्केन चेन के साथ आप CH4 लिख रहे हैं, मान लीजिए उसका एक H रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे OH लगा दीजिए, तो आप इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। पर अगर आप बेंजीन के साथ क्या करें, OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। अगर देखो, मान लो ऐसे किया जाए कि बेंजीन है, ठीक है ना, ये क्या है? बेंजीन है और इसके साथ लगाया गया है एक CH2 ग्रुप और साथ में लगाया है OH ग्रुप। तो बच्चों ये फिनॉल नहीं है, क्योंकि ये किसी एक एल्केन चेन के साथ जुड़ा है OH, तो ये भी क्या है? अल्कोहल है। फिनॉल ये होता है तो बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ता है। अब एक है कि जिसको हम ईथर बोल रहे हैं। अब क्या है बच्चों, ईथर क्या होता है वो देखो। मान लीजिए इधर आपने CH3 लगाया, इधर O लगाया और यहाँ CH3 लगाया, तो इसको बोलते हैं आप ईथर ग्रुप। कीटोन कैसे लिखा जाता था? कीटोन ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंस याद रखिएगा कि कीटोन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। पर ईथर में क्या होता है? ईथर ये बीच में ऑक्सीजन लगाया जाता है और ये CH3 और ये CH3, ठीक है, ये क्या है? ईथर। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इनको फर्दर डिवाइड कैसे किया गया है। अब देखो, हो सकता है कि हम सिर्फ एक OH ग्रुप लगा लें, ठीक है ना, सिर्फ एक OH ग्रुप हमने लगाया है, या हो सकता है जैसे कि यहाँ पे 2 ग्रुप लगा दिए गए हैं, है ना, यहाँ पे इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 2 अल्कोहल ग्रुप, 2 OH ग्रुप यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे कैसे लगा दिए गए हैं? 3 लगा दिए गए हैं। सेम हम फिनॉल वाले में कर सकते हैं। फिनॉल वाले में कैसे? उसमें भी ऐसे कि भाई 1 लगा दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको पोजीशन भी याद रखनी है बच्चों। एक तो ये मेन पोजीशन होती है, यहाँ पे लगाया गया। अगर इसके रिस्पेक्ट में उसके बगल में लगा दिया जाता है, उसके साइड में लगा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। और बिल्कुल नीचे लगाया जाता है पैर पे, तो उसको बोलते हैं पैरा। और जो पोजीशन बच गई उसको क्या बोलते हैं? मेटा, ठीक है। तो ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और ये वाली मेटा है और ये क्या है? पैरा है। तो अगर एक जगह OH लगाया जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर 2 जगह लगाया जाता है डाईहाइड्रिक, और तीनों जगह लगा दिया जाता है, अगर 3 जगह लगाया जाता है तो उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। अब और क्या हो सकता है कि कोई चीज़ प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, टर्शरी अल्कोहल हो सकता है। अब आपको पहचानना कैसे है, अब वो ध्यान रखें कि अगर देखो, ये जो कार्बन है, अगर मैं पूछूं आपसे ये कार्बन कौन सी तरीके का, कौन सी डिग्री का कार्बन है, तो आप जिस कार्बन की बात कर रहे हैं उसको ये देख लीजिए कि वो कितने कार्बन से जुड़ा है। देखो, 1 कार्बन से और 2 कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये किस तरीके का कार्बन है? 2 डिग्री का। अगर यहीं मैं OH ग्रुप लगा दूं, यहीं क्या लगा दें? OH ग्रुप, तो आप ये देखिए जिससे OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो उस अल्कोहल की डिग्री भी वही होगी। मतलब ये भी कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री का अल्कोहल है ना। और अगर ऐसे किया जाए कि ये कार्बन है और यहाँ OH लगाया जाए, तो ये बोलो कितनी डिग्री का है? 3 डिग्री का है। कैसे? क्योंकि इस कार्बन को देखो, क्योंकि OH तो इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3, मतलब ये 3 डिग्री का। और प्राइमरी कैसे होगा? नॉर्मल, जैसे ये एक हमने ऐसे लगा दिया, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है आपको उसी कार्बन को देखना है, ध्यान रखना। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 ही कार्बन से तो जुड़ा है, तो ये कितनी डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री का। तो आपको सिर्फ जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसकी डिग्री देख लो, ठीक है ना। अब औरों का कुछ होता रहे, मान लीजिए ये कार्बन 3 डिग्री का है पर यहाँ OH जुड़ा है, तो आपको उसी कार्बन को देखना है जिससे OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये कार्बन तो सिर्फ 1 ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों 2 और होते हैं, एक होता है एलाइलिक अल्कोहल, एक क्या है? एलाइलिक, और एक होता है विनाइलिक। क्या है? विनाइलिक। तो उनमें क्या होता है? ये होता है डबल बॉन्ड के केस में। किसमें? डबल बॉन्ड में। अगर ऐसा है कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ ही OH ग्रुप जुड़ा है, या हो सकता है कि भाई ये डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ एक और कार्बन लगा लीजिए और ऐसे OH लगा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये तो अल्कोहल वहाँ जुड़ा है जहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड जहाँ पे है उसी कार्बन पे OH जुड़ा है। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड
से नेक्स्ट कार्बन पे OH जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों विनाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एलाइलिक अल्कोहल। याद कैसे रखेंगे? मैंने पहले भी बोला है कि कैसे याद रखें कि भाई ये जैसे ही डबल बॉन्ड पे जुड़ गया है तो इसको लग रहा है कि भाई मुझे विक्ट्री मिल गई है, जैसे पता नहीं कहाँ जुड़ गया, तो ये हो जाता है विनाइलिक अल्कोहल। वी मतलब विक्ट्री, उसको लग रहा है, खुश है वो बहुत कि मैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही जुड़ा हूँ, OH। ठीक है ना? तो ये विनाइलिक होता है। डबल बॉन्ड है, उससे नेक्स्ट कार्बन से OH अगर जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक। कई बार बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी हम बात करते हैं। मान लीजिए एक हाइब्रिडाइजेशन आप बात करें sp3, एक बात करें आप sp2, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए पहले कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। देखो बहुत आसान तरीका, बहुत आसान, कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आपके जिस कार्बन से अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, अगर उसमें सारी जगह सिंगल बॉन्ड, तो हमेशा किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन की होगी बच्चों? sp3। अगर देखो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा उस कार्बन पे तो वो 100% sp3 होगा। और जैसे ही बच्चों अगर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो आप कुछ समझे सोचे समझे, वो आपकी मर्जी है, पर वो हमेशा sp2 हो जाएगा। ठीक है? अगर सिंगल बॉन्ड है sp3 हो जाता है, अगर डबल बॉन्ड है sp2 हो जाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे एक एग्जांपल लें, ये चीज़ है अपने पास, ये फिनोल है, इसको बोलते हैं हम फिनोल। ठीक है? ये आपको याद रखना है, ये आपको कॉमन नेम है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको ये याद होना चाहिए। बेंजीन पे तब OH लगता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं, फिनोल। तो अब देखो ये बनाया कैसे जाता है, अगर स्ट्रक्चर वाइज आप बात करें तो आप इसको कैसे बनाते हैं? आप इसको ऐसे बनाते हैं कि यहाँ लगा लेते हैं आप OH, और यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब एक छोड़ के एक लगाते हैं। तो अब आपको ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है वहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ना? तो अगर जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ आपको 100% पता होना चाहिए कि ये sp2 वाला अल्कोहल है। sp2 कार्बन है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। और अगर सिर्फ यहाँ सिंगल बॉन्ड होते, मतलब अगर ये ऐसे होता, ठीक है, सिर्फ ये रिंग होती और यहाँ लगा दिया जाता OH, तो ये अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है। और ये सिर्फ देखो सिंगल बॉन्ड है सारी जगह पे, मतलब इसकी ये कौन सा कार्बन हुआ? sp3 कार्बन। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि sp2 वाला है, sp3 वाला है, या कैसा है। ठीक है? अगर बात अब नॉमेनक्लेचर की जाए बच्चों, किसकी? नॉमेनक्लेचर की, तो आपको पता है कि OH की, तो OH फंक्शनल ग्रुप के लिए नॉमेनक्लेचर में जो सफिक्स है बच्चों, जो लास्ट में लगाया जाता है, वो क्या यूज़ किया जाता है? OL। क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल में पीछे OL ही आता है ना, तो याद रखें कि पीछे उसके क्या लगाया जाता है? OL। जैसे कि आपको ये दिया गया है कि ये है CH3 CH2 और ये लगाया गया है OH। ठीक है? इसको शॉर्ट में कैसे लिख दिया जाता है कई बार? ETOH। ये क्या है बच्चों? इथाइल है ना, तो इथाइल को शॉर्ट में लिख दिया गया ET। तो आप इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? ये दो कार्बन है और OH ग्रुप लगाया गया है, तो दो कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज़ किया जाता है ना, तो हम क्या लिख देंगे? इथेनॉल। क्या लिख देंगे? इसको इथेनॉल लिख देंगे। समझ गए? और ये भी लिख सकते हैं, ये कॉमन में लिखा जाता है, इसको लिख देंगे इथाइल, और ये क्या है? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल भी इसको लिखा जाता है। अब मान लीजिए ऐसा है कि ये C, यहाँ पे C और यहाँ पे लगाया गया है OH। पहले तो इसकी डिग्री बताइए, आपको इस कार्बन को देखना है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। तो आप देखो ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री का। अब इसका नाम रखते हैं। अब आप कहीं से भी इसकी गिनती करो, ये दूसरी पोजीशन पे ही आएगा, तो 1 2 और ये 3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है तो यूज़ करेंगे प्रोपेन। ठीक है ना? प्रोप। देखो अगर आप ये लिखें और प्रोपेन, और हमें लगाना है दूसरी पोजीशन में OL, प्रोपेन 2 OL, क्योंकि E और O एक साथ आ नहीं सकते, तो आप E को हटा देना। ठीक है ना? प्रोपेन 2 OL हो जाएगा, प्रोपेन 2 OL। समझ गए? क्योंकि दूसरी पोजीशन पे क्या है? अल्कोहल है। अब देखो बच्चों, अगर आपको इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो आप सबसे पहले लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे, हमें पता है कहीं से भी 1 2 3 यहाँ से जाएं, 1 2 3 कैसे भी जाएं, 3 कार्बन ही आने वाले हैं लंबी चेन में। ठीक है? अब आप कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? 1 2 3 यहाँ से करो, चाहे 1 2 3।
दोनों जगह से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप दूसरी पोजीशन पे ही आ रहा है। तो आप नाम कैसे रखेंगे, देखो दूसरी पोजीशन पे अल्कोहल भी है यहाँ पे, और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, ये रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इसका नाम रखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, और ये क्या है, ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेन। क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेन। ई हटाना पड़ेगा क्योंकि OL लगाना, और कितनी पोजीशन पे है, OH कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे है। तो आप लिख देंगे क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है ना। कुछ नाम आपको जो फिनोल है उसमें भी याद रखना है। आपको ये 100% याद होना चाहिए कि बेंजीन के तब ऊपर OH लगा दिया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोल देते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, एक CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, CH3 ग्रुप, इसका नाम कैसे रखेंगे, वैसे तो देखो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसको 1 नंबर दिया जाता है, और जहाँ वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, फिर जहाँ सब्स्टिट्यूशन है उस तरफ घूमना है, इस तरफ नहीं घूमना, इस तरफ घूमना है। तो यहाँ दोगे 2 और ये 3, ऐसे नंबरिंग चलेगी। तो इसको क्या बोलोगे, तो इसका क्या नाम रखोगे, 2 मिथाइल फिनोल, क्योंकि दूसरे पे है मिथाइल ग्रुप और ये पूरा क्या है, फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, ठीक है ना। तो आपको इसका नाम रखना है बच्चों। अब इसका देखो, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसको 1 नंबर दिया जाता है, और फिर जहाँ सब्स्टिट्यूशन है उस तरफ चलना है, तो इसको नंबर आ जाएगा 2। इस तरफ नहीं चलना, इसको 2 नहीं देना, यहाँ कुछ नहीं है, इस साइड 2 है, ठीक है ना, कुछ जुड़ा हुआ है, तो इस साइड नंबर दोगे दूसरा। तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप क्या है बच्चों, फिनोल, तो 2 मिथाइल फिनोल। और अगर यहाँ जोड़ दिया जाए, अब पहले यहाँ था CH3 और अब OH को कर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया गया है CH3, इसका नाम क्या होगा, देखो जहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 ही देना है, फिर ये 2 और ये 3। तो अब क्या लिखेंगे आप इसको, 3 मिथाइल, ये तो फिनोल ही होता है, ये पूरा क्या है, फिनोल, तो 3 मिथाइल फिनोल। अब ये कौन सी पोजीशन है, 1, यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन पे है, तो 4 मिथाइल, और ये पूरा है फिनोल, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम होता है, जो कॉमन नेम यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं, क्रिसोल। याद रखना है, ये है आपका फिनोल, ये है फिनोल, अगर उसके साइड में लगा दिया जाता है CH3 तो उसको बोलते हैं आप क्रिसोल। क्या बोलते हैं, क्रिसोल। समझ गए। अगर देखो बच्चों, अगर ये है, ये ऑर्थो पोजीशन है, तो इसको O क्रिसोल मतलब ऑर्थो क्रिसोल। अगर CH3 हटा के यहाँ रख दिया जाए मेटा पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं M क्रिसोल मतलब मेटा क्रिसोल। अगर वो यहाँ लगा दिया जाए नीचे बिल्कुल CH3, तो इसको बोलते हैं P क्रिसोल मतलब पैरा क्रिसोल। समझ गए। अब इसको देखो, अगर एक OH ग्रुप ना लगा के बेंजीन पे 2 ग्रुप लगा दिए जाएं, ठीक है, 2 ग्रुप लगा दिए जाएं, मतलब डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो इसको बोलते हैं हम कैटिकोल। क्या बोलते हैं, कैटिकोल, याद होना। और अगर एक OH मेन उस पे लगा हुआ है, एक मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको रिसोर्सिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल। याद रहे, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें तो इसमें क्या है, एक मेन पोजीशन पे लगा है और एक नीचे लगा है, तो इसको बोलते हैं हम क्यूनोल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूनोल। ये याद हो जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, कैटिकोल, रिसोर्सिनोल और क्यूनोल। तो बच्चों ये क्या है, ईथर है। ईथर के लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है, जैसे भाई अभी हमने अल्कोहल के लिए देखा OL का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो वर्ड यूज़ किया जाता है एल्कोक्सी। क्या यूज़ किया जाता है, एल्कोक्सी। जैसे अब एक क्या बनेगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन बनेगा, और एक बनेगी चेन, जैसे हमेशा होता है। मान लो ये आपने चेन बना ली, क्योंकि दोनों बराबर कार्बन है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, तो एक को बना लो सब्स्टिट्यूशन, एक को बना लो मेन चेन, ये पहला काम रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 कार्बन ये मेन चेन बना लिया और इसको आपने रख लिया साइड में, तो आप इसका नाम क्या रखेंगे, देखो इसको बोलेंगे आप मिथोक्सी। जैसे मैंने बोला ना एल्कोक्सी रखना है, तो ये हो गया मिथोक्सी, और ये क्या है, मीथेन, तो मिथोक्सी मीथेन। अगर यहाँ पे होता CH3, मतलब ये लिख दिया जाता है ऐसे, यहाँ हम लिखते हैं ये C2H5 और यहाँ OCH3 ऐसे है, तो अब बड़ी कौन है, ज़्यादा कार्बन किस में है, इसमें, तो इसको बना लो पेरेंट चेन और इसको बना लो सब्स्टिट्यूशन। तो नाम कैसे रखोगे इसका, तो अब नाम कैसे रखोगे, इसको बोलोगे ये बन जाएगा मिथोक्सी और ये क्या बन जाएगा, इथेन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, मिथोक्सी इथेन। समझ गए। अब ऐसा है कि यहाँ पे है C2H5
और ये है O और ये भी है C2H5। अभी भी दोनों बराबर चेन है, तो एक को सब्स्टिट्यूशन बना लो, एक को चेन बना लो। तो सब्स्टिट्यूशन, मान लो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन बना लिया और इसको बना लिया चेन, नाम क्या रख दोगे बोलो? ये हो जाएगा आपका इथोक्सी और ये हो जाएगा इथेन, इथोक्सी इथेन। समझ गए? अब कुछ ऐसा लगाया गया है कि यहाँ पे है C6H5 और ये है O और ये है CH3। लंबा जो बड़ी चेन है वो कौन सी है? बड़ी चेन ये है C6H5 और ये क्या है? ये OCH3 है। तो ये हमेशा क्या अब ये छोटा है क्योंकि ये क्या है? छोटा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन बनेगा। छोटे को सब्स्टिट्यूशन बनाओ और जो लंबी चेन है उसको बना दो मेन चेन। तो ये क्या हो जाएगा? मिथोक्सी, मिथोक्सी और ये क्या है? बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन। C6H5 बेंजीन, तो ये क्या है? मिथोक्सी बेंजीन। इसको बच्चों एक कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे आपने अभी फिनोल याद किया था, ऐसे ही इसको याद रखना है। अगर बेंजीन के ऊपर ये अभी जो बोला है OCH3 लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम एनीसोल। इसका कॉमन नेम है, क्या नाम है? एनीसोल। याद रखेंगे। तो आज हमें प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल और फिनोल्स की, ठीक है। अगर बच्चों हम अल्कोहल को बनाएं अब किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो कैसे बनाएंगे? देखो, आप कार्बोनिल को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वहाँ क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O वहाँ पे होता है। और आपको कहाँ तक पहुँचना है आप वो देख लो। आपको करना क्या है? आपको ऐसा मिलना चाहिए कि यहाँ पे आ जाए OH आ जाए, ऐसा ही हमें चाहिए, H आना चाहिए। इसका मतलब डबल बॉन्ड O है आपके पास और आपको लाना है H, मतलब रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो आप जितने भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर आप उनकी रिडक्शन करते हैं तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे? अल्कोहल तक। तो स्टार्ट करें। अब देखो, ध्यान रखनी है आपको कुछ बातें हैं कि अगर देखो, एक तो एल्डिहाइड है आपके पास, क्या हो? आपके पास कोई एल्डिहाइड हो, या आपके पास बच्चों क्या हो? कोई कीटोन हो। क्या हो? कोई कीटोन ग्रुप हो। अगर आप उसकी रिडक्शन करना चाहते हैं और अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आप उसकी रिडक्शन कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से। किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से, NaBH4 से, ठीक है। ये सिर्फ एल्डिहाइड की और कीटोन की ही रिडक्शन कर सकता है। अगर इसकी रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3। और देखो, एल्डिहाइड आप ऐसे लिखते हैं ना, आप एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं। आपको क्या करना है? आपको ये पता है भाई, देखो इसके पास 4 H दिखाई दे रहे हैं, तो ये रिडक्शन करने वाला है, तो इसको ये कैसे कन्वर्ट कर देगा? ये सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये क्या बन गया? आपका अल्कोहल बन गया। अगर हम कीटोन की बात करते हैं, और ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री का, क्योंकि जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर कीटोन का करें बच्चों, कीटोन देखो यहाँ सेंटर में, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ लग जाएगा, ये O तो रहेगा ही, यहाँ के लग जाएगा H। तो सेकेंडरी अल्कोहल हम यहाँ से बना सकते हैं, क्या करके? NaBH4 का यूज़ करेंगे, और इन दी क्या है, और कीटोन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, कि बोला जाए सेकेंडरी अल्कोहल बनाओ। और एक होता है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सबका रिडक्शन कर लेता है, जितने भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हैं, उनके डेरिवेटिव हैं, सबका ये रिडक्शन कर लेता है, पर ये थोड़ा सा महंगा होता है। पर जहाँ भी आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखता है, देखो इसके पास भी 4 H हैं, तो ये सबका रिडक्शन कर सकता है। जैसे किस किस का? अब वो देखो, अगर आपके पास क्या है? आपके पास कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, आपके पास है कार्बोक्सिलिक, मतलब आप या तो ये लिख लीजिए CH3COOH, कोई भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी ये रिड्यूस करके क्या बना देगा? यहाँ पे ये बना देगा, ये हमने CH3 लिखा, यहाँ पे CH3 लिख लो, और ये क्या हो जाएगा? CH2OH। समझ गए ना? तो ये इसका भी, कार्बोक्सिलिक का भी क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है, और कहाँ तक ले जाता है? अल्कोहल तक ले जाता है। फिर अगर आप एल्डिहाइड की बात करें, किसी एल्डिहाइड की बात करें, तो उसको भी कहाँ तक ले जाएगा? अल्कोहल तक ले जाएगा, अल्कोहल बना देगा। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन का भी क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। समझ गए? और रिडक्शन के लिए बच्चों आप हाइड्रोजन और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लेटिनम के ये भी कर सकते हैं, किसके? एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे, ठीक है। इसको भी अगर आप एल्डिहाइड है आपके पास, तो ये भी उसको कहाँ तक पहुँचा देगा? अल्कोहल तक, क्योंकि हमें बनाना ही अल्कोहल है। तो आप किस किस को? इसको याद रखेंगे और NaBH4 को याद रखेंगे,
क्योंकि ये सेलेक्टिव है, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करता है। और एक अपने पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबको कर लेता है जो भी आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है। डिग्री आप वो ध्यान रखेंगे कि कौन किसको, सबका फर्स्ट डिग्री मत बना देना। अगर कीटोन है तो आपको पता है भाई उसका सेंटर में CO होता है ना, तो आप इसको ये सिंगल बॉन्ड करेंगे और ये O है और इसके साथ H लगा देंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास क्या है, आपने 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसको हम एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। क्या? एस्टेरिफिकेशन, एस्टर बनाना। अब एस्टर देखो, आप पहले आपको ये याद होना चाहिए कि एस्टर ग्रुप होता क्या है। आप ये जानते हैं कि ये ग्रुप जो आपके पास होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर बच्चों इस H को हटा करके अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा दिया जाए, R ग्रुप मतलब कौन सा, अगर यहाँ पे हम लगा दें OCH3 या C2H5 कुछ भी अगर हम लगा दें तो ये एस्टर ग्रुप हो जाता है। कौन सा? एस्टर, मतलब वो कार्बोक्सिलिक से ही बना है। अब उसको कैसे बनाते हैं, अब वो देखो। अब एस्टर को बनाते कैसे वो देखो बच्चों। अगर आपके पास ये एक ग्रुप है, ये है CH3 और ये कार्बोक्सिलिक है, और आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल के साथ। किसके साथ? अल्कोहल ग्रुप के साथ। और वो आप मान लीजिए आपके पास है ये CH3OH, ठीक है। एक बार हम इसको खोल के एक बार नीचे लिख लेते हैं, आप ध्यान से देखते जाना क्या किया गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको लिख लीजिए ऐसे, ये CH3 और मैंने यहाँ लिख दिया ये OH, लिख सकते हैं। अब आप क्या कर दें, यहाँ से पानी निकाल दें, ठीक है, पानी निकाल दिया। अब देखो बचा क्या, अब अपने पास बचा क्या, जो बचा उसको जोड़ दो। ये बच गया CH3CO और ये बचा OCH3, है ना। तो यही क्या होता है बच्चों, अभी यही तो बताया था ना कि एस्टर है, तो ये एस्टर बन जाता है। अगर बच्चों आप इसकी रिडक्शन आप करें, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं, आप इसमें H2 डाल दें, तो देखो अब क्या बनने वाला है। अब देखो क्या होने वाला है, ये बॉन्ड आप तोड़ दें, ठीक है, इसके पास भी H भेज दें, इस O के पास भी H भेज दें, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन करने ही आता है, ये H ही प्रोवाइड करेगा, तो ये इसको भी क्या बना देगा, अल्कोहल, और इसको भी क्या बना देगा, अल्कोहल। दोनों जो O थे, जो दोनों O थे उनको ये H प्रोवाइड कराएगा, और अपने पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये CH3 और एक ये CH2 और ये OH, और यहाँ क्या बन गया, ये CH3OH। तो दोनों का क्या बना दिया, अल्कोहल। मतलब अगर आप एस्टर का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं H2 के साथ, तो आपको किसके 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिल जाएंगे। समझ गए ना। अब हम बच्चों इसको अल्कोहल को बनाते हैं ग्रिग्नार्ड का यूज़ करके। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिस्कवर किया था इस रिएजेंट को, इसी वजह से इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया गया। तो अभी हम देखते हैं कि ये है क्या। अब ये होता है RMgX, ठीक है ना। R आपको पता है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है उसमें, मतलब आपका CH3 हो सकता है, C2H5, कोई भी R ग्रुप हो सकता है। Mg आपको पता है मैग्नीशियम है। X आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है, हेलोजन जैसे आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, ठीक है, ये हेलोजन ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ गए। अब देखो बच्चों, ये इसकी रिएक्टिविटी है कैसे, मतलब आप इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ध्यान से समझते जाना। अब देखो, अगर आप R लिख रहे हैं और ये Mg लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं आप ये X हेलोजन ग्रुप, अब R के साथ जुड़ा है Mg, तो ये तो होगा पॉजिटिव, ये तो पक्की बात है। और उसके सामने जो कार्बन जो एलिमेंट होगा, ये कार्बन के ही मिलेंगे आपको, CH3 C2H5 ये सारे कार्बन के होंगे, तो ये बन जाएगा अब की बार नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा है, मेटल। तो मेटल के सामने तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो बच्चों कि इसकी रिएक्शन होती कैसे है, अब ध्यान से समझना। अगर आप ये देखें कि आप कार्बोनिल के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बोनिल इस पार्ट को बोलते हैं, आप एल्डिहाइड ले रहे हैं, और एल्डिहाइड भी कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें। किसको, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो ध्यान रखेंगे कि इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप इसकी अब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कर रहे हैं। हमने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा था कि
कार्बोनिल का जो बॉन्ड टूटता है आप क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पहला काम आपका ये है कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O को दे दें। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। कंडीशन देखो बच्चों क्या हो गई, कंडीशन हो गई है ये, यहाँ पे H है, यहाँ भी H है और ये O, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। बात कन्फर्म हो गई। अब देखो अब है हमारे पास RMgX, ठीक है, RMgX, और यहाँ ले लेते हैं अभी हम CH3। क्या मान लिया हमने, CH3। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने बताया था कि ये बनेगा नेगेटिव और Mg बनेगा पॉजिटिव। अब आपको करना क्या है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, ये बन जाएगा आपके पास ये H है और यहाँ है कार्बन, ये है O नेगेटिव और यहाँ है H और ये नीचे आके क्या लग गया, ये आ गया CH3। CH3 लग गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव यहाँ से गया है। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाके लगेगा बच्चों, ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव पे आके लग जाएगा। तो ये आ जाएगा MgX। इतना समझ में आया, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पोर्शन पॉजिटिव था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है, बहुत नॉर्मल सी बात है, अब आपको सिर्फ इसमें पानी डालना है। क्या डालना है, पानी डालना, हाइड्रोलिसिस करनी है, H2O डालना है। H2 अब कैसे टूटता है बताओ मुझे, H पॉजिटिव में टूटता है, OH नेगेटिव में टूटता है, ऐसे ही टूटता है। अब ये H पॉजिटिव तो जाएगा इस O नेगेटिव के पास और ये Mg, ये जो पूरा जो पॉजिटिव पार्ट है ये Mg पॉजिटिव जाएगा किसके पास, OH नेगेटिव के पास। तो बनाओ क्या बन गया, बनाओ एक बारी, टोटली आपके पास बन गया, ये H आपने रख लिया, ये C है, नीचे जो CH3 था और ये H था और ऊपर O के साथ लग गया H और Mg के साथ क्या आ गया, ये लिखेंगे आप कि Mg, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ कौन आके लगा, OH नेगेटिव और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा ये, और साइड में क्या रह जाएगा बच्चों, ये हैलोजन। तो ये बस यही प्रोसीजर होता है। तो हमने देखो ग्रिग्नार्ड से भी क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बच्चों, ध्यान से और साथ साथ करते जाना आप भी, ठीक है, नहीं तो एरो मैं ही घुमाती रहूँगी, आपको समझ पे नहीं आएगा। आपके पास है अभी CH3, ये है CHO, इसको आप खोल के लिख लें, ठीक है। आप फिर से इसके किसके साथ कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ कर रहे हैं। और ग्रिग्नार्ड आप ले लो, अब की बार ये ले लिया आपने C2H5 और ये ले लिया आपने MgX, MgCl ले लो, MgBr, ठीक है, हम ये X लिख लेते हैं। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। बॉन्ड आपको पता है ऐसे ब्रेक डाउन होगा, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने, ठीक है। और ये पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा बच्चों, इस नेगेटिव के ऊपर। पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। कार्बोनिल ऐसे रिएक्शन शो करता है। अब फिर क्या बन गया, अब देखो ये आ गया CH3 और ये बन गया यहाँ पे O के साथ लग गया MgX और फिर यहाँ पे आके क्या जुड़ा था, C2H5, ठीक है, और यहाँ पे H है ही। फिर लास्ट में आपको यही करना होता है। इसके बाद सिर्फ आपको क्या डालना होता है, पानी डाल दो, पानी डाल दो। आपको ये पता है पानी टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इस O नेगेटिव के पास, तो ये गया यहाँ पे, ठीक है। और Mg ये पॉजिटिव होता है, ये जाएगा इस किसके पास, OH नेगेटिव के पास। तो अपने पास अब की बार क्या आंसर आया देखो, CH3 और ये O के साथ लग गया H और ये है यहाँ पे C2H5 और ये है H। अब की बार देखो कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, और इसी कार्बन से OH जुड़ा है, ठीक है, सेकेंडरी बन गया। अब बच्चों एक एग्जांपल रोल लेते हैं, इसको करते हैं अब कीटोन के साथ, कीटोन के साथ अब भी करेंगे, साथ साथ करेंगे, जल्दी जल्दी करना। ये आपके पास कीटोन है, इसी को बोलते हैं ना, ये कीटोन ग्रुप है। और यहाँ आप कर रहे हैं अब की बार प्लस में CH3 MgX के साथ, ठीक है। क्या करना है, पहले इसको ऊपर पहुँचा दो, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आती है। फिर आप लेंगे भाई, आपके पास बन गया, ये पॉजिटिव था, ठीक है, क्योंकि यहाँ CH3 नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, इसको कर देंगे यहाँ पे अटैक और O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, Mg। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो आपने ये लगा दिया, यहाँ पे आ गया CH3 और ऊपर आ गया O और उसके साथ है MgX और यहाँ है CH3,
ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब फिर से आप क्या डाल देंगे, इसमें H2O डाल दो, H2O डाल दो, ठीक है। H2O कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब करो इसको, ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3, ऊपर आ जाएगा OH और नीचे क्या है CH3 और ये क्या है CH3। तो यहाँ कौन सा अल्कोहल है, देखो ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री का अल्कोहल। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है। अगर आप CH3 और ये वाले ऐसा कोई भी अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री का, और अगर आप इसको कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। समझ गए। अब बच्चों देखो, हमने एक मेथड और पढ़ा था, तब हम अमीन चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो। हमने क्या कहा था, अगर ऐसा है आपके पास कि आपके पास है ये CH3 और ये है NH2, ठीक है। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी डाई एजोटाइजेशन। क्या पढ़ी थी, डाई एजोटाइजेशन। हमने बोला था अगर NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के HCl और टेम्परेचर होगा 0 to 5, बहुत कम जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्शन करते थे तो हमें मिलता था डाइजोनियम। क्या मिलता है, डाइजोनियम, ठीक है ना। तो और ये बात क्या डिसाइड हुई थी कि अगर ये एलिफेटिक में ये काम किया जाता है, किसमें, एलिफेटिक में ये काम किया जाता है, तो यहाँ पे डाइजोनियम ना बन के, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल नहीं है, डाइजोनियम ना बन के क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो अगर आप अमीन से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आप क्या डालेंगे उसमें, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और वहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर है, डाइजोनियम बनता है इंटरमीडिएट, बहुत बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, क्या बन जाता है फिर, अल्कोहल। अब बच्चों फिनोल को बनाते हैं। अब देखो यही जो डाइजोनियम वाली बात है ये यहीं पूरी करते हैं एक बारी, जो अभी ऊपर बात की है कि देखो वो था आपके पास एलिफेटिक अमीन, ये एलिफेटिक अमीन था, और यही अगर आप एरोमेटिक अमीन लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बताओ मुझे, इसका नाम बताओ क्या होता है, एनिलीन। ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, एनिलीन। अगर इसकी ऐसे ही आप करते हैं, NaNO2 से रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे बन जाता है डाइजोनियम। यहाँ पे क्या बनता है, डाइजोनियम बनता है। मतलब एरोमेटिक में तो डाइजोनियम बनता है इस कंडीशन में, पर एलिफेटिक में अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा अभी, डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि तब हमने एक बात की थी कि डाइजोनियम अपनी केमिस्ट्री का सबसे अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप होता है। सबसे अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। ये इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, कभी सोचो इस यहाँ से जुड़ा है, ठीक है, नाइट्रोजन। तो सबसे अच्छा ये लिविंग ग्रुप होता है। अब आपको करना क्या है, इसके सिर्फ पानी के साथ रिएक्शन कर दो। पानी के साथ क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। पता है आपको क्या होना है, यहाँ पे फिनोल बन जाएगा। मतलब सीधा जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव जो टूटता है, सीधा आके यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो डाइजोनियम सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है अपनी केमिस्ट्री का। तो अगर आप डाईएजोटाइजेशन करते हैं, मतलब एनिलीन से क्या बना लेते हैं, डाइजोनियम, और उसमें पानी डाल देंगे तो फिनोल बन जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है बनाने का। अब देखो बच्चों, हेलो एरीन से बनाते हैं। हेलो एरीन ये होता है, क्योंकि हम फिनोल बना रहे हैं ना, हमें कहाँ तक पहुँचना, फिनोल तक। तो ये है क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे हमने क्या किया, अब क्योंकि हम यहाँ OH लाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा डालना पड़ेगा जो यहाँ पे क्या दे सके, OH दे सके। तो हमने किससे रिएक्शन की, NaOH से। अब यहाँ पे आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा था, तो आपको पता है यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा sp2 कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अब हमें इससे थोड़ा ज़बरदस्ती करानी पड़ेगी, और ज़बरदस्ती केमिस्ट्री में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा ले लो, ठीक है, 500-600 जो है, और उतना ही प्रेशर ले लो। मतलब हम ये प्रेशर में और हाई टेम्परेचर दबाव में इससे ये काम करवा रहे हैं, आराम से ये बनाता नहीं है, ठीक है। तब आपके पास जाके क्या मिलता है, आपको फिनोल मिलता है। समझ गए ना। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन से उसमें NaOH डालते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर करना पड़ता है। बात समझ गए। और ये स्टार्टिंग में ऐसे ही नहीं बन जाता। आप यहाँ पे जो आपको मिलेगा, फिर आपको मिलता क्या है, ये मिलता है यहाँ पे OH मिलता है पहले, फिर क्या है, क्योंकि इसमें NaOH है, अब ये थोड़ा सा एसिडिक H होता है तो वो इसको रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाता है, Na आ जाता है। फिर से हमें यहाँ HCl से एसिड डाल के रिएक्शन करानी पड़ती है, तब जाके फिनोल बनता है, ठीक है, तब जाके क्या है, फिनोल बन जाता है। ये आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, जैसे इसको फिनोल बोलते हैं, अभी NH2 लगाया था, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर CH3 लगा देते हैं तो बोलो क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। बहुत
एक रिएक्शन और बहुत आसान है बच्चों, फिनोल बनाना बहुत आसान है यहाँ से, कि अगर आप बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे है SO3H आके लग जाता है। क्या लग जाता है? SO3H। और फिर ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भी तभी हट जाता है, ये बहुत जल्दी हट जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करनी है, क्योंकि आपको यहाँ OH लाना है, तो आप क्या करेंगे, NaOH और क्या डाल देंगे इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। अब ये रिएक्शन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये रिएक्शन पूछी गई है, बहुत बार। वो क्या करता है, आपको ये जो स्ट्रक्चर है क्यूमीन से हम इसको बना रहे हैं, आपको ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। कई बार होता क्या, हम भूल ही जाते हैं कि क्यूमीन क्या है। आप 2-3 बार तब तक नहीं बना के देखेंगे, अब देखने में तो बहुत आसान लगेगा कि क्यूमीन हाँ यही होता है, पर तब पेपर में बनाते हैं यूँ ही नहीं पता चलता कहाँ पे कौन सा कार्बन था, तो आप बनाएं ज़रूर। तो बच्चों अगर ये कार्बन है, कार्बन से यहाँ पे, यहाँ भी एक कार्बन जुड़ा है और यहाँ एक कार्बन जुड़ा है, और यहाँ H तो होगा ही क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 1 हो गया, 2, 3 और यहाँ पे H, ये क्यूमीन होता है। क्या है? क्यूमीन। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब करनी क्या है, आपको इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करनी है। एरियल ऑक्सीडेशन, अब बताते हैं कि ये खास क्यों है, इतना ये प्रोसेस क्यों पूछा जाता है, ये खास किस बात के लिए है। इसकी एरियल ऑक्सीडेशन मतलब हम सिंपल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन तो आना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन आएगा तभी तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप क्या करें, ये 2 ऑक्सीजन है, इनकी करा दें, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ लगा दो एक O और एक ऑक्सीजन और लगा दो और उसके साथ लगा दो H, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बन जाता है इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब आपको करना क्या है, आप इसकी H2O के साथ रिएक्शन कर दें, इस ये जो बना है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसकी करा दें पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, तो आपके पास 2 कंपाउंड मिलते हैं। आपके पास 2 कंपाउंड आते हैं, कौन कौन से, एक तो आ जाता है फिनोल और एक आ जाता है एसीटोन। इसी वजह से ये खास है कि 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं और दोनों काम के हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक तो कीटोन निकला और एक निकला फिनोल। अब देखो वो कैसे निकला, आप देखो, अगर आप इसको अलग से देखें तो ये क्या है, ये आपका कीटोन ही बनेगा क्योंकि ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और ये कार्बन, और उसके साथ तब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये कीटोन ही है। और ये जो बच जाएगा, क्योंकि इतना तो बाहर निकाल लिया, ये जो OH है ये आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो फिनोल बन गया। तो ये क्यूमीन वाला जो प्रोसेस है वो इसी वजह से खास है। ये पूछा गया है कई बार कि क्यूमीन से जो तब हम फिनोल बनाते हैं तो वो प्रोसेस इतना खास क्यों है, क्योंकि जो इसमें बाई प्रोडक्ट निकल रहा है एसीटोन, वो भी हमारे काम का है। आया था आज हमें एल्कीन से अल्कोहल को बनाना है। किससे? एल्कीन से अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं, फिर हमें इसी में देखना है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। मान लीजिए आप लेते हैं एक एल्कीन लेते हैं, हम प्रोपीन ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? प्रोपीन हमने लिया, यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, ये डबल बॉन्ड लगा देंगे, और आपको यहाँ एडिशन करनी है किसकी? पानी की, ठीक है। किसकी एडिशन करनी है? पानी की, क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं अल्कोहल। एल्कीन से हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। और जो पहला हम जो मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, ये CBSE में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसमें क्या डालना है? H2O डालना है, और ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? एल्कीन की हाइड्रेशन कर रहे हैं। एल्कीन का क्या कर रहे हैं? हाइड्रेशन। और ये रिएक्शन कैसी होगी? एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी, मतलब ये एसिड की प्रेजेंस में ये सारा काम होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो आपको ये पता है पानी टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में, तो यहाँ क्या बन जाता है? ये ऐसे बन जाएगा कि OH नेगेटिव तो आ जाएगा यहाँ पे इस वाले, क्योंकि डबल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ इस वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने लगा देंगे? 3, क्योंकि H यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, पानी का एडिशन हो गया किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो ये हमें करना है कि OH यहाँ क्यों जुड़ा, OH यहाँ क्यों नहीं आया, ठीक है। तो हमें ये बात अब समझनी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब देखते जाना कि क्या क्या हुआ है। पहले हम एल्कीन, यही वाली एल्कीन हम ले रहे हैं, हमने प्रोपीन ली, ठीक है। समझते जाएगा, आप भी खुद भी लिखते रहें
तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो आपने इसमें डाल दिया H पॉजिटिव, पहले आप डाल रहे हैं क्या है H पॉजिटिव, और साथ में क्या है यहाँ पे पानी है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो ये है H2SO4, तो H2SO4 बहुत जल्दी क्या रिलीज़ कर देगा H पॉजिटिव, तो यहाँ क्या है पानी है, क्या है बच्चों यहाँ पे पानी है। तो पानी के O के पास क्या होते हैं यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, क्या लोन पेयर। तो जैसे ही वो H पॉजिटिव को देखता है वो इसको ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, क्योंकि पॉजिटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये फटाफट दे देगा कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो अब क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव बन जाएगा, कि क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किए हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ही क्या है ये H3O पॉजिटिव बना, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और हमने ली है प्रोपीन। अब ये ध्यान से देखना, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन है और यहाँ एक H है। आप इस डबल बॉन्ड को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये कूदते रहते हैं, मतलब इनको शांति नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा तो अब होगा क्या कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन को डोनेट कर दें, समझना इस बात को, अगर ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं हम यहाँ डोनेट कर दें तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये CH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा CH2, ठीक है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्शलिटी क्यों हुई, इसको क्यों दिया गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको दे के देखते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे नेगेटिव आया है तो इसके तो चले गए ना, इसको तो कुछ नहीं मिला, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर नेगेटिव आया है, इसने दिए हैं क्योंकि शेयरिंग तो इसकी भी थी देने में, तो इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब की बार उल्टा करते हैं, अब की बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करवा देते हैं, ठीक है ना। तो अब की बार हमने क्या किया, ये है CH3, ठीक है, और यहाँ है CH और ये आ गया CH2, और यहाँ अब की बार हमने डोनेट यहाँ करवाए हैं तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ। तो अब की बार यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ आया नेगेटिव। अब हमें ये देखना है कि ये वाला ठीक है कि ये वाली बात ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। अब उस बात को समझो, देखो एक बार तो आया है नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे, और अब की बार आया है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन के, ठीक है। कौन सा स्टेबल है, अगर देखो इस कार्बन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, उसके क्या है इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, उसके पास देने वाला। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब मान लो आपके पास कुछ भी नहीं, अब ये समझो बच्चों कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कंगाल हैं और आपके पास आ जाएं 2 दानी आपको पैसे दे, ठीक है, तो आप अपने आप को स्टेबल समझेंगे, आप समझेंगे कि भाई चलो मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ कोई दान करने तो आ ही जाता है, ऐसा ही। तो यहाँ पे क्या है कार्बन बीच में है, उसको यहाँ से भी डोनेशन मिल रही है क्योंकि कार्बन डोनेटिंग होता है। तो कार्बन ये CH3 जो ग्रुप है, क्योंकि CH3 ग्रुप एक +I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है, क्या है +I मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ से भी मिल रहे हैं यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्या है इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप यहाँ पे आएँ, ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, तो अब की बार सिर्फ ये एक जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको क्या है एक जगह से सिर्फ ये वाला ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। पिछली बार क्या था, इस साइड से भी मिल रहा था और इस साइड से भी मिल रहा था, इसका मतलब ये जो कार्बोकेटायन है वो क्या है ज़्यादा स्टेबल है। या आपने पढ़ा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री को तीनों जगह से कार्बन डोनेट करता है, इसको 2 जगह से करता है, 1 डिग्री को एक ही जगह से मिलता है। तो कौन सी कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होगी कि ये वाली जो कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिलवा दिए जाएं वो ज़्यादा स्टेबल है, ये पॉजिटिव बनने का वो ज़्यादा बेटर हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने जो बना लिया था कि H जो पॉजिटिव था उसको H2O ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, तो कुछ ऐसा बन गया था H3O पॉजिटिव। और क्या है हमारे पास है एल्कीन, और कैसी एल्कीन है वो, ये CH3 है और यहाँ ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा समय तक पॉजिटिव चार्ज रख ही नहीं सकता, ज़्यादा समय तक नहीं रख सकता क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी पीरियोडिक टेबल में वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा समय तक पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं। तो हाइड्रोजन वापस से इसके इलेक्ट्रॉन देगा, वापस से क्या है इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा।
और ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, जैसे हमने अभी ब्रेक डाउन किए थे ना कि ज़्यादा बेटर कहाँ लगा था कि ये नेगेटिव इसको दे दिया जाए, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव आता है तो ये फटाफट किसको डोनेट कर देता है कि ये हाइड्रोजन, भाई मेरे पास नेगेटिव है, तू मेरे पास आ जा अब, ठीक है ना। तो ये इसके पास चला जाता है। अब कौन? ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। इलेक्ट्रॉन देते ही हाइड्रोजन कैसा बन जाता है? पॉजिटिव। और ये जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ से टूट के और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कार्बन पे आता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं H पॉजिटिव को। इस स्टेप को बोलते हैं बच्चों, इस मैकेनिज्म को, ये जो पहला स्टेप हुआ है इस मैकेनिज्म में, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोनेशन। जो H पॉजिटिव होता है इसको बोलते ही प्रोटोन है हम। H पॉजिटिव का, भाई जैसे H नेगेटिव हाइड्राइड बोला जाता है, ऐसे ही H पॉजिटिव को प्रोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोन। तो हमने क्या कहा? प्रोटोनेशन हो गई। ये किस पे? ये H पॉजिटिव जाके एल्कीन पे जाके जुड़ गया। अब हमारे पास कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया है कि ये CH और यहाँ आ गया पॉजिटिव और ये बन गया है CH3। समझ गए? अब भाई ये पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी कंपाउंड पे चार्ज का होना एक दुख के बराबर होता है। बहुत बड़ा दुख आ गया, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब हमारे पास सिर्फ पानी बचा हुआ है, सिर्फ पानी, और उसके पास है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, आगे पीछे वही। अब ये कहेगा मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूँ, डोनेट करता हूँ, बहुत इज्जत के साथ बोल रहा है। फिर ये क्या बन जाता है? ध्यान से देखो, ये CH3 हुआ, ये CH हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये यहाँ पे H और ये CH3 बन ही चुका था। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसके ऊपर, तो फिर से पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर फिर से क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो ये जो स्टेप अभी हमने किया है बच्चों कि O ने अपने इलेक्ट्रॉन, जो H2O में जो ऑक्सीजन है उसने अपने लोन पेयर पॉजिटिव को डोनेट किए हैं, तो ये कौन सा स्टेप है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पे पहला स्टेप क्या था? तब H पॉजिटिव जो एल्कीन ने लिया था वो था प्रोटोनेशन। फिर दूसरा स्टेप हुआ जिसको हम क्या बोले? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब देखो क्या हो रहा है, अब तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि देखो ये अटैक हो चुका है, अब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज है, अब H से फिर से नहीं देखा जाएगा, जो हाइड्रोजन है उससे फिर से नहीं देखा जा रहा, तो वो क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वापस से H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाता है। तो बच्चों यही तो बात हुई थी। ये हो गया अब क्या? डी प्रोटोनेशन। पहले प्रोटोनेशन हुआ, H पॉजिटिव की एडिशन हुई एल्कीन में, फिर H2O ने एक न्यूक्लियोफाइल बन के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल बन के एल्कीन पे अटैक किया। फिर क्या हुआ कि H पॉजिटिव बाहर निकल गया, मतलब डी प्रोटोनेशन। तो ये थी एक रिएक्शन, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट तो बच्चों वही होता है ना जो रिएक्शन में जाएगा और वापस से यूं का यूं बाहर निकल आएगा, क्योंकि रिएक्शन में देखो एसिड कैटेलाइज था, H पॉजिटिव गया था और वापस से यूं का यूं बाहर निकल आया फिर, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, तो यही एक रूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या है? मार्कोनिक ऑफ रूल। तो इस वो रूल क्या कहता है वो समझो। ये रूल कह क्या रहा है? ये कहता है कि जो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, जो क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हम क्या बोले कि आने वाला ग्रुप, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला ग्रुप वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं। अभी भी तो हमने वही किया, देखो जो OH नेगेटिव था, मतलब यहाँ तो हमने सीधा H2O को अटैक करवा दिया था, तो अब क्या है? जो आने वाला ग्रुप है उसने कहाँ अटैक किया? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ एक है, और यहाँ पे कितने थे? पहले दो थे, यहाँ एक था, यहाँ दो थे। तो एल्कीन में तब भी आपको कोई एल्कीन मिल जाए, तब भी आपको क्या है? कोई भी एल्कीन दिख जाए, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपके पास है, तो आप क्या करेंगे कि आप H गिन लेंगे, जहाँ पे जितने हाइड्रोजन कम होंगे आप OH को या कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है उसको वहीं जोड़ देना। यही मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं आने वाला ग्रुप वहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा। और मतलब हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? क्योंकि जो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना था वो सेकेंडरी बना था, वो स्टेबल होता है इसी वजह से। तो पॉजिटिव के ऊपर ही तो क्या अटैक करता है? एक नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है। तो मार्कोनिक ने उसको सिर्फ अपने शब्दों में बता दिया कि जो क्या है,
आने वाला ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और दूसरा इसका मतलब ही यही है कि कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा वहीं पे आने वाला ग्रुप, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, कार्बोकैटायन, तो जितना कार्बोकैटायन स्टेबल न्यूक्लियोफाइल भी वहीं आएगा, ठीक है। या आने वाला ग्रुप वहाँ आएगा जहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कम। इससे उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब आपको एक रिएक्शन और याद रखनी है, उसका मैकेनिज्म याद नहीं रखना बच्चों, उसके रिएजेंट याद रखने और उसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो याद रखना है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इसमें क्या है बच्चों, जो BH3 है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बोरेन। क्या बोलते हैं, बोरेन इसको बोला जाता है, जो BH3 है। इसकी एडिशन करनी हमें किस में करनी है, एल्कीन में करनी है। देखो हमने पिछले वाली रिएक्शन में पढ़ा मार्कोनिकोव रूल, यहाँ फॉलो होता है बच्चों एंटी मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो आपके पास मान लो ये एल्कीन है, अब इसके रिएजेंट देख लो, ये आपको याद होने चाहिए। मैकेनिज्म आपको कोई कुछ काम नहीं है CBSE में इसका, ठीक है। ये क्या है, BH3 यहाँ पे होता है, और साथ में क्योंकि देखो कई बार आपको ये लिखा हुआ मिलेगा B2H6। क्या है, B2H6, इसको बोलते हैं हम डाइबोरेन। क्यों, क्योंकि BH3 स्टेबल नहीं होता, उसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, तो वो अपनी जो बॉन्ड बना लेता है, मतलब कंबाइन हो जाता है कि दूसरे BH3 के साथ, तो वो क्या बना लेता है, डाइबोरेन बना लेता है, ठीक है ना। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, H2O2 की प्रेजेंस में, और बेसिक मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा। समझ गए इतना। अब आपको करना क्या है वो देखो, आपको ये याद हो गया कि मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है। मार्कोनिक ने क्या कहा था कि आने वाला ग्रुप वहाँ आएगा एल्कीन में जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन यहाँ कम है कि यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो हम OH यहाँ जोड़ देते थे। पर हाइड्रोबोरेशन में आपको याद रखना है कि कौन सा रूल यूज़ होगा, एंटी मार्कोनिक। अगर बच्चों आपने हेलो एल्केन एरीन पढ़ा था तो वहाँ हमने ये देखा था कि पर ऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो होता है। तो अगर आप ये याद रखें कि यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन होता है, तो आपको ये याद रहेगा कि यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ये याद करने के लिए है बस, ठीक है, कि यहाँ पे पेरोक्साइड है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। किसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका पूरा नाम क्या होता है इस रिएक्शन का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसको बोला जाता है। अब करना क्या है वो देखो, आपके पास ये एल्कीन है कि ये CH3 है, यहाँ पे CH है और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा और हम जोड़ ही रहे हैं क्योंकि बेसिक मीडियम में हो रहा है। OH नेगेटिव है, H2O2 है, यहाँ से H2O2 से जो OH निकलता है वो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। तो आप उसको कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे कि यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। तो आप क्या प्रोडक्ट बना देंगे, ये CH3 ये आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा आपकी बार H, ये CH2 बना दो, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दो CH2OH, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो किया है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि एक आप एल्कीन लेंगे, एल्कीन में एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होना है। रिएजेंट कौन कौन से हैं, B2H6 है और H2O2 है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, बेस होना ज़रूरी है। और जो OH आएगा वो यहाँ से आना है, क्या है, यहाँ से आनी। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल हम पढ़ रहे हैं। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका बॉइलिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट और उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करनी है कि क्या वो पानी में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। अब देखो बच्चों कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एक तो आपके पास अल्कोहल है, मान लीजिए ये CH3OH है, आपके पास फिनॉल है और आपके पास एक है ईथर। तो कोई भी चीज़ एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई कब होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर आप CH3OH लिखते हैं फिर आप कार्बन बढ़ा देते हैं, मतलब CH3 CH2OH, फिर कार्बन और बढ़ा दें, मतलब 3 कार्बन लगा दें, यहाँ 3 कार्बन और ठीक है OH। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
अब देखिए कि यहाँ पे एक एडिशन पाथ के कंपैरिजन में, जैसे हाइड्रोकार्बन है, मतलब सिर्फ ये CH4 हो गया या ये हो गया CH3, इनके कंपैरिजन में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। क्योंकि आपको ये पता है, मान लीजिए आपने ये लिखा CH3OH, ये क्या है? मिथेनॉल। आपको पता है ये खतरनाक होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? वुड एल्कोहल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वुड एल्कोहल। और C2H5 इथेनॉल को, जैसे इसको वुड एल्कोहल बोलते हैं, इसको सीड एल्कोहल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सीड एल्कोहल। दोनों आपको याद रखने हैं। अब क्या बोला गया कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है औरों के कंपैरिजन में, चाहे वो हेलो एल्केन हो, हेलो एरीन्स हो या हेलो एल्केन, सिंपल, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है कि औरों के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जैसे कि अब यहाँ पे है CH3OH आपने लिखा, ठीक है। आप ऐसे मॉलिक्यूल बना ले कि ये वही CH3 है और यहाँ है O और ये है H। आप अगर पानी के साथ इसकी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें, किसके साथ? पानी के साथ। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपके पास या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या फिर क्या हो? नाइट्रोजन हो। फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और उनके साथ अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ पे क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। देखो एक तो जो होती है कि जो एटम्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, एक दो मॉलिक्यूल के बीच की जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ स्लाइटली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, तो ये एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन पॉसिबल यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से अब मॉलिक्यूल को तोड़ने में हमें और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बढ़ जाता है। समझ गए। और अगर आप यही बात करें किसमें? ईथर में, अगर ये है CH3OCH3 और आप फॉर्मूला देखें किसका, यहाँ पे हम लिखें C2H5OH, इन दोनों का फार्मूला बच्चों सेम है। इन दोनों का फार्मूला सेम है। देखो लिख के देखो, इसको हम लिख सकते हैं C2H6O और इसको भी लिख सकते हैं C2H6O। दोनों का फार्मूला सेम है, फंक्शनल आइसोमर ये हैं, पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे कहीं ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? अब वो इसीलिए ज़्यादा है बच्चों, यहाँ देखो एक बारी कि यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन इनके बीच में है। किसके? यहाँ भी एक क्या है? एल्केन ग्रुप है, यहाँ भी एक एल्केन ग्रुप है और ऑक्सीजन के पास कोई भी क्या नहीं है? हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं। तो देखो इनके हाइड्रोजन से कुछ नहीं होना, ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। और कुछ यहाँ पे इधर भी हाइड्रोकार्बन है, इधर भी हाइड्रोकार्बन है, इसी वजह से जो ईथर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपैरिजन टू किसके? अल्कोहल के। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों ये कंपेयर कर रखा है, यहाँ अल्कोहल का एक बार बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है? 351 केल्विन है। कितना है? 351 केल्विन। हालांकि इनका मास क्या देखो सेम है, मास कितना है? सेम है। और इसका कितना है? 248 केल्विन। कितना फ़र्क है? और तो ये किस वजह से आया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सिंपल आप देखो प्रोपेन को देखें कि इसमें भी 3 कार्बन है, तो इसका कितना आ गया? 231 हो गया और मास लगभग सेम है। इसका 46 है तो इसका 44 है, 2 का ही फ़र्क है, फिर भी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया। तो अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी की कोई भी किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाए, किसी में भी मतलब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम पानी को मानते हैं। तो आपको ये तो अब समझ में आ गई होगी, आपको ये पता है कि अल्कोहल पानी में डिज़ोल्व होता है। उसका कारण क्या है फिर से बताते हैं कि यहाँ पे क्योंकि पानी अभी बॉन्डिंग बनाई थी कि यहाँ कौन सी बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ये H है और ये O है, इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इसी वजह से जो अल्कोहल है वो पानी में क्या है? सॉल्युबल होता है। पर अगर जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ जाता है बच्चों, R ग्रुप मतलब कि एक तो हमने सिर्फ लिया ये मिथेनॉल, और अगर आप अब ले लें यहाँ पे आप बहुत सारे कार्बन मतलब 7-8 कार्बन लेते जाएं, मतलब इस वाले ग्रुप को बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, R ग्रुप को बढ़ाते जाएं, और ये OH तो सेम ही रहेगा, OH तो बढ़ने वाले हैं नहीं, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तब भी आप इस ग्रुप को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। समझ गए? अब बच्चों ये चीज़ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि
जो अल्कोहल होता है वो दो तरीके से अपनी बॉन्ड क्लीवेज कराता है और दो तरीके से रिएक्शन शो करता है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि बॉन्ड कैसे कैसे टूटता है तो हम आगे रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे, तो आप ये ज़रूर समझें एक बारी। देखो, आप एक बार अल्कोहल को लिख लें कि अल्कोहल ऐसे दिखता है कुछ कि CH3 है और यहाँ है OH। ठीक है, फिर से हम एक बार लिख रहे हैं, ये CH3 और ये हमने लिख लिया O और ये H। देखो बच्चों, अभी खोल के इतना क्यों लिखा? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, O और H के बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ दें और H बाहर निकल जाए, O इस CH3 के साथ ही जुड़ा रहे। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ये CH3 के साथ जो OH जुड़ा है इसको तोड़ दें। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये OH पूरा का पूरा यहाँ से बाहर निकल जाए, या क्या हो सकता है सिर्फ ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन यहीं जुड़ा रहे। तो दो तरीके से जो अल्कोहल होते हैं उसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है, या तो ये बॉन्ड टूट जाता है या तो ये वाला बॉन्ड टूटता है। अब कब कैसे टूटता है वही हमें समझना है, तो ध्यान से समझते जाइएगा। देखो, दो चीज़ें होती हैं अपने पास केमिस्ट्री में, एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो, याद रखने का तरीका आपके पास है कि ये N है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा, इसके पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, समझ गए। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये तो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। और न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, जिसकी पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव के पास। समझ गए। अब देखिए, अगर आप अल्कोहल को लिख लें एक बारी, किसको लिख लें, अल्कोहल को लिख लें। आपने ये लिख लिया कि भाई यहाँ पे R मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, हम मान रहे हैं कि भाई CH3 OH हमने लिया है। CH3 किसको, OH को हम ले, पहले हम रिएक्शन दिखा रहे हैं कि हम जो अल्कोहल है उसको न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करा रहे हैं। कैसे, न्यूक्लियोफाइल के जैसे। अब न्यूक्लियोफाइल बच्चों किस पे अटैक कर सकता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी कोई चीज़। मान लो हम यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, हमने ये कुछ ऐसा बना लिया कि यहाँ पे ये एक कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो OH जो ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है किसको, एक पॉजिटिव चार्ज को। अब क्या कंडीशन आ गई, अब वो देखो, अब कुछ ऐसा बन गया है कि ये बन गया CH3 और यहाँ पे ये O है। O ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, डोनेट किए ना उसने, तो जो भी अपने अब दान कर दिए तो इसके ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। H को हाल फिलहाल यहीं छोड़ दो, अभी जिसने जो डोनेट किए हैं इसको यहीं चिपका दो अब। ठीक है, ये यहाँ पे C लगा दिया, CH3 है ना, ये सारे के सारे ये हमने जोड़ दिए। अब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम किसको भेज दें, इसको भेज दें, या हम इसको निकाल दें, या हम इसको निकाल दें। देखो, ये तो अभी आया तो इसका फ़ायदा क्या है इसको निकालने का, फिर तो हम लाते ही क्यों। फिर बची है हाइड्रोजन की बात और फिर बची है ये CH3 की बात। अब ध्यान रखेंगे, जो जितना अच्छा एसिड होता है, क्या बच्चों, जो जितना अच्छा एसिड होता है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बात समझ में आ रही है, जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब एक तो आप निकालें CH3 पॉजिटिव को और एक आप निकालें H पॉजिटिव को। आपको पता है एसिड्स के पास होता ही क्या है, H पॉजिटिव, तो जो H पॉजिटिव है उसको निकाल पाना कंपैरिजन टू CH3 वो ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ से H को निकाल दें, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और H किस फॉर्म में निकल जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में। तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है वो कुछ कैसा आ जाता है, अब यहाँ देख लीजिए एक बार क्या आ गया। यहाँ पे CH3 यूँ का यूँ है, ऑक्सीजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, हाइड्रोजन उसको दे गया वापस से, तो यहाँ ये CH3, ठीक है, और इधर भी CH3 और इधर भी CH3। समझ गए ना। तो ये सारा कंसेप्ट है और ये बन गया। ये कब बना है, तब ऑक्सीजन ने जो OH ग्रुप है वो किसके जैसे बिहेव किया है, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव किया है, तब ऐसी रिएक्शन शो करेगा। अगर बच्चों अब हम अल्कोहल को बिहेव कराएं, अल्कोहल को किसके जैसे बिहेव कराएं, अब बिहेव करा देते हैं हम इसको एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। किसके, एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। अब वो कैसे होने वाला है, ध्यान से समझना। आपके पास फिर से एक अल्कोहल है, आपने लिया CH3 और ये लिया OH, ठीक है, और यहाँ हम अब डाल देते हैं एसिड को। किसको डाल देते हैं, एसिड को। यहाँ H पॉजिटिव डाला गया। अब देखो, अल्कोहल कब एक इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, तब इससे अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए। ऐसा ही हो सकता है ना, मतलब एक डोन है, एक भाई डोन है, तो उससे बड़ा डोन आ गया तो वो अपने आप छोटा डोन बन जाएगा।
हालांकि वो उस गली में डॉन है, पर उससे बड़ा आ गया तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। तो वही काम यहाँ होगा कि अगर OH न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, पर अगर उससे कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल आ गया, कोई और न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो फिर ये अपने आप क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो वही बात हम कर रहे हैं। अभी क्या है कि ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया OH2 पॉजिटिव, ठीक है। और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसे स्टार्ट होती है कि हम यहाँ मान लो HBr डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, HBr। तो H पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है। अब आपको पता है, जैसे अभी हमने किया कि H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव को किसने ले लिया, OH ने ले लिया। अब क्योंकि Br नेगेटिव इसको क्या कर सकता है, यहाँ से हटा सकता है, क्योंकि ये अब किसके जैसे बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे HCl भी हो सकता था, HBr है जैसे अभी, HCl भी हो सकता है। तो अब Br नेगेटिव किसको हटा देगा, इस OH को हटाएगा। अब देखो इतना समझ में आया है ना कि ये क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होने वाला है, अब ऑक्सीजन फिर से क्या नहीं रह सकता, पॉजिटिव नहीं रह सकता, पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो अब ये क्या है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग जाएगा, ये क्या है, लेके भाग जाएगा और क्या बन के निकल जाएगा, H2O। अब CH3 क्या बन गया है, CH3 बन गया है पॉजिटिव, पॉजिटिव बना। और अब अपने उसमें क्या है, रिएक्शन में Br नेगेटिव बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3Br। तो दो तरीके से हमने बॉन्ड तोड़ लिए। एक तो हमने क्या किया, या तो क्या करो कि भाई जो आपके पास अल्कोहल है, या तो आप कौन सा बॉन्ड तोड़ लें, या तो आप बॉन्ड ये वाला तोड़ लें, या बॉन्ड आप फिर क्या करें, आप ये कंप्लीट ये वाला बॉन्ड तोड़ लें। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन रिमेन है, यहाँ पे रहेगा, तो ये अपनी वो तो दिखाएगा ना कि भाई मैं यहाँ पे डॉन हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये किस नेगेटिव है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल, आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल। अगर यही जा रहा है, यही जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इसके ऊपर छोड़ के जाएगा पॉजिटिव, और कोई किस फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी देखो हमने H2O फॉर्म में निकाला था, ठीक है, और इसके ऊपर तब था पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये किसके जैसे बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी हम आगे रिएक्शन कर सकते हैं। समझ गए बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने जो एसिड कैरेक्टर था अल्कोहल और फिनोल का, वो हमने देख लिया था। आज हमें फर्दर रिएक्शन करनी है, जिसमें हमें पहले रिएक्शन देखनी है, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है। देखो एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्म होना। एस्टर आपको पता होगा कि एस्टर कैसे होता है। आप देखो एस्टर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, डेरिवेटिव हम बोलते हैं उसको कार्बोक्सिलिक का। तो यहाँ पे O होता है और यहाँ पे कोई एल्काइल पार्ट, कोई भी R पार्ट हो सकता है। अगर आप करते क्या है, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल को मिलाते हैं, किसको, कार्बोक्सिलिक को, ठीक है। आपके पास CH3COOH कार्बोक्सिलिक है और प्लस में अल्कोहल है, तब जाके आपके पास क्या मिल जाता है, एस्टर बन जाता है, जिसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है उसमें से। तो एस्टेरिफिकेशन यही होता है। अब बात क्या ध्यान रखनी है कि दोनों में से जो आपका कौन सा ग्रुप है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक हो चाहे वो अल्कोहल हो, दोनों कार्बन, मतलब अगर आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को बोलें कि फास्ट कब होगा, तब ये दोनों में, चाहे कार्बोक्सिलिक हो चाहे अल्कोहल हो, दोनों में जो कार्बन होंगे वो कम होंगे तब, मतलब इसमें भी एक या दो हों और इसमें भी एक या दो हों। जैसे अमाउंट ऑफ किसकी, कार्बन की बढ़ती जाएगी, तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको पानी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पानी। जैसे आप क्या करें, ये आपके पास CH3, ये आपने ये लिख लिया, और इसको भी एक बार ऐसे लिख लें, ये OH और ये लिख लिया CH3 अल्कोहल को। इसमें से आप क्या निकाल दें, अब पानी निकाल दें। अब क्या बन जाएगा, ये CH3, ये CO और ये OCH3, ठीक है। यही क्या होती है, एस्टेरिफिकेशन। ध्यान क्या रखना है कि ये कार्बन जो है, मतलब जो कार्बन जो R पार्ट होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, तब भी एस्टेरिफिकेशन फास्ट होता है, ठीक है। अगर अब देखो अपने पास एक डेरिवेटिव और होता है किसका, कार्बोक्सिलिक का, जिसको आप क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। जैसे कि आप क्या करें, आपके पास ऐसे होता है कार्बोक्सिलिक, इस OH को हटा दें और यहाँ पे लगा दें Cl। क्या लगा दें, Cl। तो यही क्या होता है, एसिड क्लोराइड। इस ग्रुप को एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसाइल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, बोला जाता है। अब आप क्या करें, इसी की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करना चाहें, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अभी वही लिख लेते हैं यहाँ O और ये CH3OH हमने लिखा।
अब आप क्या करें, यहाँ से ये H और यहाँ से ये Cl, ठीक है, HCl बाहर निकाल दें, ठीक है, क्या निकाल देंगे, HCl। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CO और ये है OCH3, ठीक है। यहाँ से भी क्या बन रहा है, ये भी तो क्या है, एस्टर है। तो हम या तो कार्बोक्सिलिक या इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एसाइलेशन। अब देखिए आपके पास ये है, इसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, जिसको हम इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे अगर OH लगा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक की जगह अगर एल्डिहाइड लगा दिया जाता है, अगर कार्बोक्सिलिक की जगह बच्चों यहाँ पे क्या रख दिया जाता है, एल्डिहाइड, मतलब CHO और यहाँ पे हो OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ये सैलिसिलिक एसिड है तो ये क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, इसकी कर रहे हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब एनहाइड्राइड देखो क्या हो, देखो एनहाइड्राइड क्या है, और मैंने क्या बोला, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एक बार एसिटिक एसिड बना लो, आपको पता है ये एसिटिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड और बना लो, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से एक बार पानी निकाल दो बच्चों, क्या निकाल दो, पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो, H2O हमने बाहर निकाल दिया। अब इनको जोड़ दो, यही क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तब 2 कार्बोक्सिलिक के पार्ट लीजिए, उसमें से पानी निकाल दीजिए, वही क्या हो जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसको कंबाइन करके अगर हमें लिखना हो तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये CH3 और ये CO और इसका ट्वाइस और ये ऑक्सीजन, यही है, क्योंकि ये देखो ये 2 बार है, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, और एक ऑक्सीजन था उसको बाहर लिख दिया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ गए। अब देखो इसकी रिएक्शन हमें करनी है इसके साथ। अब देखो बच्चों इसकी रिएक्शन हमें करनी है इसके साथ। अब होना क्या है वो देखो, आपको ये तो पता है कि एक तो क्या है, जो यहाँ से है ये जो OH है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, और यहाँ से ये OH, ये यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। कैसे, ये CH3, ये CO और ये OH लग जाता है यहाँ पे, और ये जो पार्ट बच गया, ये वाला जो पार्ट बच गया वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ये कार्बोक्सिलिक ऊपर है, और ये सिर्फ क्या बच गया, ये COCH3। समझ गए, इसको बोलते हैं हम एस्प्रीन, ठीक। अब देखो बच्चों पहले हमने किया था हाइड्रेशन, क्या किया था, हाइड्रेशन, पानी को मिलाया था किसमें, एल्कीन में, जहाँ पे हमने मार्कोनिकोफ रूल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन। पानी को अब की बार निकालना है, किस में से निकालेंगे, अल्कोहल में से निकालेंगे। तो ध्यान से समझना है इस बात को। आपके पास है ये CH3 और ये है CH2 और यहाँ पे है OH, ठीक है। ये आप रिएक्शन कर रहे हैं, आप हीट कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पे एसिड है, मतलब एसिड H पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये H पॉजिटिव है, पहले अल्कोहल की प्रोटोनेशन होती है, क्योंकि H पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, प्रोटोन बोला जाता है। तो अब यहाँ लोन पेयर होते हैं बच्चों, तो ये इसको डोनेट करता है, ठीक है, कर दिया इसने। तो अब ये क्या बन गया, CH3 CH2 OH2 और यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब देखो ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, तो ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। कार्बन ने अब इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या बची है, अब हमारे पास है क्या कि ये यहाँ पे लिख लीजिए एक ये हाइड्रोजन, ठीक है, और तो कोई है नहीं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है। अब हम कार्बन अब क्या करेगा बच्चों, अब कार्बन क्या कर सकता है कि आगे पीछे ये हाइड्रोजन देखता है, भाई तू दे के जा अब इलेक्ट्रॉन, हमारे ऊपर पॉजिटिव है तो आप इलेक्ट्रॉन दे के जाएँ। तो एक बॉन्ड में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे बीच में रख दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में रख दिए जाते हैं। अब ये क्या है, ये बाहर चला जाता है, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में H पॉजिटिव ही रिएक्ट किया था और लास्ट में H पॉजिटिव ही बाहर निकल जाता है। तो अब बन क्या जाता है, ये CH2 और यहाँ आ जाता है, सिंगल बॉन्ड तो था ही, 2 इलेक्ट्रॉन और रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड और बन गया और ये बन गया CH2, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, ठीक है। तो यही क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, एल्कीन। तो अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपके पास ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है,
ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये जो नीचे ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब हमें ये देखना है कि सबसे अच्छी डिहाइड्रेशन, सबसे जल्दी जो फास्ट है डिहाइड्रेशन कौन करने वाला है, फर्स्ट डिग्री का, सेकेंड डिग्री का या थर्ड डिग्री का। अब देखो बच्चों, जैसे ही यहाँ पे मतलब ये हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में करते हैं सारी की सारी रिएक्शन, और पहला अटैक क्या करता है, ये ऑक्सीजन इसको देता है और यहाँ पे आ जाता है ये H2O पॉजिटिव बन जाता है और ये यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव। तो इस सब में एक बार ये काम कर लें, ये बाहर निकाल दें और यहाँ पे रख लें पॉजिटिव। अब आपको देखना क्या है, अब आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज किस में स्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तब OH निकल जाता है, यहाँ स्टेबल है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, इसमें यहाँ पे आया। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, और नहीं बचे हैं तो उसको अब क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो उसके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई दे जाएगा तो उसके लिए बहुत भला होगा। अब क्या है कि जो CH3 ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है वो क्या होता है, डोनर होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो। तो इसका जो पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ से भी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ कितने CH3 जुड़े हैं, 3 CH3 जुड़े हैं, तो इसको एक कार्बन पे जो पॉजिटिव है इसको 3 मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो बहुत कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन थे नहीं, इसको 3 CH3 डोनेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, एक CH3 डोनेट कर रहा है। तो हमें ये तो पता लग गया ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो डिहाइड्रेशन अगर होती है तो 3 डिग्री में सबसे फास्ट होती है, फिर 2 डिग्री में और फिर किस में, 1 डिग्री में। तो अगर आप डिहाइड्रेशन करने चलेंगे तो 3 डिग्री में आपको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, ठीक है। पर अगर आप 1 डिग्री में करते हैं तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा बाहर से टेम्परेचर के बेसिस पे वो रिएक्शन करनी पड़ेगी, खुद से नहीं होगी, क्योंकि जो वहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। पर 3 डिग्री में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कैसा बनता है, स्टेबल। अब बच्चों हम करते हैं ऑक्सीडेशन, किसकी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन से क्या करना है हमें, जैसे कि आपके पास ये है CH3OH है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करके और बना क्या सकते हैं। देखो, अल्कोहल के बाद कोई चीज़ बन सकती है तो वो बन सकता है एल्डिहाइड, और इससे भी आगे क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। सबसे कम क्या है भाई, वो वहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो क्या है, अल्कोहल रहेगा। उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन आप कर दें तो वहाँ पे डबल बॉन्ड O क्रिएट हो जाता है, जिसको एल्डिहाइड, और भी करते हैं तो 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं, जिसको हम कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। और उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन, तो वो CO2 बन के निकल जाता है। समझ गए ना। अब देखो, आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, आपके पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और आप कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि MnO4 सुना होगा, आपने K2Cr2O7 सुना होगा, K2Cr2O7, एक आप सुनेंगे PCC और एक है PDC, ठीक है। ये क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये क्या है, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, ठीक है। देखो, ये क्रोमेट ही होता है ना, K2Cr2O7 ये क्रोमेट है, जैसे कि आपके पास है CrO3, ठीक है ना। अब इसी को क्या है, इसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है। पिरिडीन क्या होता है आपके पास, ये होता है पिरिडीन, ठीक है, ये है आपके पास पिरिडीन होता है। इसी में किसका सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन और क्रोमेट का सॉल्यूशन, यही इन तीनों का सॉल्यूशन ही क्या बोला जाता है, PCC। समझ गए। ये भी क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे कि अब क्या है, अल्कोहल था, आपने उसका ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड बन गया। अगर इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। समझ गए। अब देखो जहाँ ये आपको जहाँ भी मिल जाए, एक तो CrO3 मिल जाए, KMnO4 मिल जाए, PCC लिखा हुआ मिल जाए, PDC लिखा हुआ मिल जाए, मतलब ये क्या करने आए हैं, ऑक्सीडेशन कर। अब जैसे ये देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये RCH2 मतलब अल्कोहल है अपने पास, CrO3 डाला हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन इसकी हुई और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब इसमें क्या डाला हुआ, ये भी अल्कोहल है। डबल बॉन्ड को PCC कुछ नहीं कहता, डबल बॉन्ड को, जैसे KMnO4 है, KMnO4 डबल बॉन्ड को भी ब्रेक डाउन कर देता है और उसकी भी ऑक्सीडेशन कर देता है, पर जो PCC है वो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता, जैसा डबल बॉन्ड था वैसा ही रहेगा, सिर्फ इस वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए इस बात को, ठीक है। अगर आप देखो, सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास है, आपके पास एक क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, चाहे उसमें KMnO4 हो, चाहे उसमें KMnO4 हो, K2Cr2O7 है,
या CrO3 है या PCC है, PDC है, कुछ भी है। तो देखो अगर तब भी आप सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ इसको डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। तो अगर प्राइमरी का करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी का करते हैं तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाता है। समझ गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा बच्चों ये 3 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछी जाती हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि तब आप एक तो प्राइमरी अल्कोहल लें, एक आप सेकेंडरी अल्कोहल लें और एक 3 डिग्री अल्कोहल लें। अगर आप प्राइमरी का ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ध्यान रखें, कॉपर ट्यूब है, क्या है, कॉपर एक ट्यूब है, कॉपर ट्यूब को हीट किया जा रहा है और उसमें अल्कोहल डाला गया है। कॉपर ट्यूब उसमें अल्कोहल को डाला गया है और वहाँ से हीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, प्राइमरी डिग्री का अल्कोहल है तो वो क्या बन जाता है, जैसे ये है कि भाई ये RCH2OH है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड कैसे बन जाएगा, ArCHO यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। कॉपर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे इन्होंने लिखा है 573, ठीक है, इतना अबाउट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लिया जाए। और फिर अगर इतना ही, यही काम आप किस में करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में, जैसे कि अभी ऊपर ये बनाया था ऐसे ही, तो यहाँ पे कीटोन बन जाता है, यहाँ क्या बन जाता है, कीटोन। पर यही आप किसके साथ करें, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करते हैं। ये सेम कंडीशन कि कॉपर है और आप उसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ना होके यहाँ से पानी निकल जाता है, और ये क्या निकल जाता है बच्चों, पानी। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा पॉजिटिव आता है, जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, H2O पॉजिटिव, ये OH है, जैसे ही बच्चों यहाँ पे क्या है, ये CH3। जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव आता है, H पॉजिटिव, जैसे ही बच्चों यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा H2 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रह नहीं सकता, ये इसको डोनेट करा दो, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन ना हो करके यहीं से एक H बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 डिग्री का तब ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं कॉपर और हाई टेम्परेचर पे, तो वो एल्कीन बनाता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक है। तो आज हमें जो रिएक्शन बची हुई है फिनोल्स की वो हमें करनी है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और 1-2 नेमिंग रिएक्शन है जो बची हुई है वो अभी हम करते हैं, ठीक है। शुरू करें, चलिए। तो हमें करनी है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिएक्शन जो फिनोल्स की हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पहले आप ये देखो, क्या फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब उसको एक किसी चीज़ को रिमूव करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले कोई चीज़ है वहाँ पे, कोई जैसे यहाँ H है, इसको रिमूव कर दिया गया और कोई दूसरा ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ गया, यही क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो हमें देखना है क्या फिनोल ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब देखो फिनोल के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। फिनोल के पास जो ये OH ग्रुप होता है ये यहाँ पे डोनेट करता है, मतलब डेंसिटी बहुत होती है अच्छे से। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है बेंजीन पे और एक खुद ये यहाँ पे लोन पे डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब कि ये रास्ता साफ है किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। समझ गए बच्चों। तो पहले हम करते हैं नाइट्रेशन। क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन के लिए फिनोल में तो अगर हमें नाइट्रेशन करनी है तो हम क्या डाल देते हैं, HNO3 डाल देते हैं, नाइट्रिक एसिड जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या रिलीज़ होता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। और जो भी डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, अपनी केमिस्ट्री में, वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये हमने पहले कई चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो भी डोनेटिंग ग्रुप होंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो या तो ऑर्थो पे जाएंगे या फिर किस पे जाएंगे, पैरा पे जाएंगे। जैसे कि ये अपनी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, और ये कौन सी है, पैरा पोजीशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो रेजोनेट करके यहाँ घूम के आएगा या यहाँ मेटा पोजीशन पे नहीं आता। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा या लगेगा यहाँ पे या इन दोनों पोजीशन पे, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्टिंग हो गया, ऑर्थो और पैरा, वो वहीं भेज रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो या पैरा पे भेज रहा है। तो वो जो आने वाला ग्रुप है उसको भी क्या कह रहा है, या तो ऑर्थो पे लगो या तो पैरा पे जाके लगो। जैसा ये हम देख रहे हैं कि फिनोल में HNO3 डाला गया और फिर वहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है या तो ऑर्थो पे लगा है या फिर पैरा पे जाके लगा है। इतना हमें समझ में आता है। एक बात समझनी है बच्चों कि अगर ऑर्थो अगर कंपाउंड बनता है, मतलब ऑर्थो पे अगर नाइट्रो ग्रुप आके लगता है और एक पैरा पे आके लगता है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है।
ठीक है, इस बात को समझना कि मान लो अगर लगता है ऑर्थो पे आके लगता है, तो यहाँ पे दो तरीके की बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं, एक इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? एक इंटर और एक इंट्रा। इंट्रा क्या होती है बच्चों? जो विद इन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और इंटर का मतलब क्या होता है? और इंटर का मतलब क्या होता है बच्चों कि ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल आ जाएं, मतलब कि एक ए है और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और है ए, इन दोनों के बीच तब होती है, तो ये होती है इंटर। और इंट्रा क्या है? ए खुद में ही बॉन्डिंग बना ले कहीं, तो ये होती है इंट्रा और ये होती है इंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे जो यहाँ आपको शो हो रही है, यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, जिसके कारण होता क्या है आप समझना। और पैरा में ये देखो, पैरा में ये एक मॉलिक्यूल OH का यहाँ पे ये नाइट्रो है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। अब होता क्या है कि तब भी आप क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हैं बच्चों, अब इसमें एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है, क्योंकि इन्होंने आपस में ऐसी बहुत सारी चेन बन जाएगी, ये ऐसे जुड़ते जाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल नहीं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। तो इसको हीट करने में, इसको बॉईल करने में आपको टाइम लगेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, पर इसमें देखो, इसने तो किसी के साथ बॉन्ड बनाया नहीं, इसने क्या कर लिया? खुद के साथ बॉन्ड बना लिया। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि एक तो आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और एक आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? तो आप देखो पैरा का है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे पैरा में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी और कई सारे मॉलिक्यूल आपस में ऐसे लाइन बना के बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट उसमें जुड़ गए हैं। पर ऑर्थो में क्या हुआ? उसने इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं की। एक तो आप 10 मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करो, एक सिर्फ आपको एक को ही ब्रेक डाउन करना है, तो ज़्यादा समय जिसमें ज़्यादा बॉन्डिंग है उसमें लगेगा। तो ये कैसा होता है? वोलेटाइल नेचर का, थोड़ी सी हीट दी और उड़ जाएगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में तभी बन जाएगा। समझ गए? ये बात ध्यान रखनी। अगर बच्चों यही आप क्या करते हैं, फिनोल को HNO3 के साथ करते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो NO2 एक जगह ना लग के दोनों ऑर्थो पोजीशन को घेर लेता है और पैरा पोजीशन पे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका बहुत फेमस नाम है, इसको हम बोलते हैं पिकरिक एसिड। कौन सा? पिकरिक। पिकनिक मत लिखना, क्या है? पिकरिक एसिड इसको बोला जाता है। तब क्या है? फिनोल और उसकी तीनों ऑर्थो, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे भी और पैरा पे भी, यहाँ भी NO2 लग जाए, यहाँ भी लग जाए और यहाँ भी, इसको बोलते हैं पिकरिक एसिड। ध्यान रखना है कब? तब फिनोल की कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर दी जाती है। अब देखो कि तब आप फिनोल की हेलोजिनेशन कराते हैं, तब आप फिनोल की क्या कराते हैं बच्चों? हेलोजिनेशन। तो उसमें हेलोजिनेशन में आप क्या करेंगे भाई? Br2 डाल देंगे, Cl2 डाल देंगे। ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगर आप ये रिएक्शन मतलब Br2 डाल रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पे वाटर है, क्या है? वाटर। तो होता क्या है ये रिएक्शन, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ इतनी ये जो फिनोल है, ये जो OH ग्रुप है, ये क्या है? इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अब जैसे यहाँ तीनों जगह NO2 ग्रुप आके लग गया था, यहाँ भी क्या होता है? तीनों जगह आके क्या जुड़ जाता है? यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ जाता है, यहाँ भी ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन। अब मान लीजिए आपको ऐसा कंपाउंड नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हैं भाई? एक ही जगह आके ब्रोमीन लगे, तीनों पे हमें नहीं चाहिए, मतलब मोनो हेलोजिनेशन करानी है। तो आप उस रिएक्शन को इनएक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे? आप उस रिएक्शन को पानी में ना करके किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कराएं। किसमें? ऑर्गेनिक में, मतलब जिसमें Br2 थोड़ा कम डिजोल्व हो। ठीक है, जिसमें ये क्या है? थोड़े कम डिजोल्व हो। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड। क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड। तो पानी अगर है, अगर Br2 डाला गया है, किसमें डाला गया है? पानी में डाला गया है, तो आप तीनों जगह Br लगाएंगे। अगर उसी को किस में डाल दिया गया? ब्रोमीन है और प्लस में क्या है? वहाँ कौन सा सॉल्वेंट है? कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब CS2। तो आप सिर्फ एक जगह हेलोजिनेशन कराएंगे। इतनी बात समझ में आती है? क्या करेंगे? एक जगह हेलोजिनेशन कराएंगे, बात खत्म हो जाएगी। या तो ऑर्थो पे कर देंगे या फिर पैरा पे। ठीक, अब यहाँ एक रिएक्शन और देखें बच्चों, ये ध्यान से समझना है। कन्वर्जन तब हम करेंगे, तब हम ये और पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये फिनोल है आपके पास। क्या है? फिनोल है। आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? NaOH। NaOH एक बेस है और ये जो हाइड्रोजन है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि ये एक एसिड के जैसे काम करता है, और जैसे ही एक जो एसिडिक H होता है वो रिलीज़ हो जाता है और वहाँ पे आके कौन लग जाता है? मेटल लग जाता है। ये हम लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे?
ये H चला जाएगा यहाँ से और यहाँ पे आके लग जाएगा O तो था ही, यहाँ पे क्या लग जाएगा Na, और ये OH और ये H क्या किस फॉर्म में निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। समझ गए। अब हमें रिएक्शन करनी है, अब हमें किसके साथ इसकी रिएक्शन करनी है, CO2 के साथ। किसके साथ, CO2 के साथ। ध्यान से समझना इस बात को। अब ये हमने किया भी क्यों है ये भी बता देंगे एक बारी कि ये NaOH के साथ क्यों रिएक्शन की। अब CO2 के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं तो CO2 को आप ऐसे बनाते हैं, CO2 को आप ऐसे बनाते हैं, यही होता है CO2। अब ऑक्सीजन आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने छीन लेता है, अब यूँ सोचोगे भाई इसका क्यों नहीं, ऑक्सीजन इस वाले ने क्यों नहीं लिया, किसी का भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ये ऑक्सीजन भी ले सकता है, ये वाला भी। तो इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इतना समझ में आता है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो फिनोल है उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, इस कार्बन को दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे अटैक होता है, तो इसको यहाँ जोड़ दो अब, ठीक है। ये चला जाएगा यहाँ पे कि ये था आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड हमने ये बनाया, और यहाँ पे क्या है, अब आके लग गया ये कार्बन, कार्बन से जुड़ा है, और ये है CO और ये है O नेगेटिव, इतना है। अब क्या होगा बच्चों, अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, एसिड के साथ। मतलब इसको H दे दें क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना, H पॉजिटिव इसको दे दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, और या आप इसकी सीधी हाइड्रोलिसिस कर दें, H मतलब H2O डाल दें, इसको भी H मिल जाएगा और ये किस में निकल जाएगा, NaOH बन के, और यहाँ भी H आ जाएगा, ठीक है। इसमें सीधा क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास ऊपर तो बन जाएगा ये OH, और मुझे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला जाता है, सैलिसिलिक एसिड इसको बोला जाता है। अब ध्यान रखेंगे, अब पता है ये जो NaOH के साथ जो रिएक्शन की गई है इसका कारण ये था कि इसको हमें इनएक्टिव करा दें, इस हाइड्रोजन को निकाल के कहीं CO2 भाई पहले इस पे ही ना अटैक कर ले, ठीक है ना, मतलब ये ऑक्सीजन ना दे दे कहीं अपने लोन पेयर किसको, कार्बन को। तो इसी वजह से इसको बिजी कर दिया किसके साथ, सोडियम के साथ। समझ गए। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है इसी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम क्या है इसका, रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन रिएक्शन, चाय वाले की रिएक्शन, ठीक है, रीमर-टीमैन रिएक्शन है। इसमें क्या है, फिनोल के साथ तो कर ही रहे हैं हम, किसके साथ करनी है, फिनोल के साथ आपको ये रिएक्शन करनी है। और फिनोल के साथ अब हमने क्या लिया है, अब की बार हमने लिया है क्लोरोफॉर्म। किसको ले लिया है, क्लोरोफॉर्म को लिया है। क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखते हैं बताओ मुझे, उसको लिखते हैं CHCl3। क्या लिखते हैं, CHCl3 लिखते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, क्योंकि इसको H को हटाना है और यहाँ इसको रोकना है, ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा फिर क्या बन जाएगा, ONa बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ONa यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो बच्चों होता क्या है कि ये जो H है, ये वाला H और यहाँ से एक Cl HCl फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में, HCl फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा CH और दो बचेंगे Cl2, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, यहाँ बनती है वैसे तो कार्बीन। क्या बनती है, कार्बीन की कार्बीन होती है बच्चों। तब देखो, तब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है किसी चीज़ पे, वो होता है रेडिकल। तब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कार्बीन। क्या बोलते हैं, कार्बन पे तब ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कार्बीन। तो यहाँ पे बनती है कार्बीन, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। और इसका अटैक होता है फिर कहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे आके अटैक करता है, इनकी अट्रैक्शन होती है यहाँ पे, क्योंकि ये एक डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। क्या होती है बच्चों, डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है, इसी वजह से इसका अटैक यहाँ पे होता है अपने बॉन्ड पूरे कराने के लिए। अब होगा क्या कि ये ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CHCl2। अब हम किसके साथ करा दें, इसकी NaOH के साथ। किसकी, NaOH के साथ ये रिएक्शन हम करा देते हैं। अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझ। आप क्या करेंगे, हम जो ये Cl हैं, दो Cl, यहाँ पे आप दो ले सकते हैं NaOH को, और यहाँ निकाल दीजिए NaCl, दो NaCl बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक Na एक Cl के साथ करेगा, दो निकाल देंगे हम। और यहाँ पे ये आके लग जाएगा कौन, OH। यहाँ अब Cl2 हटा के क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। इतना समझ में आता है। और कितने लगाए हैं हमने, दो लगाए हैं। बात इतनी समझ में आई। अब देखो ये हुआ क्या, अब ध्यान से समझना, सिर्फ ये OH वाली कंडीशन बता रहे हैं, ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर कुछ नहीं बदला।
और यहाँ पे क्या आ गया, ये Na है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये एक था CH, और एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते बच्चों। क्या है, 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो क्या निकाल दो, ये पानी निकाल दो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या बचता है, अब इसके कर दो हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी डाल दो या कोई एसिड डाल दो। समझ में आती है इतनी बात। तो क्योंकि हमें इस Na को भगाना था और यहाँ पे क्या लाना था, एक H लाना था वापस से फिनॉल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अब देखो यहाँ बचा क्या है, एक तो CH बचा और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बॉन्ड नहीं 2 बॉन्ड बनाता है, तो जैसे ये जाता है तो यहाँ जो ऑक्सीजन है जो नेगेटिव फॉर्म में होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देता है और ये डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बन जाता है। समझ गए। तो ये क्या बन गया, आप देखो ये बन जाता है यहाँ पे OH, क्या बन गया, ये OH आया और यहाँ आ गया CHO। इसका नाम बताओ, सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसल्डिहाइड। अब ये कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। अब इसी में पता क्या किया जाता है, रिएक्शन बिल्कुल सेम, पर CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 रख दें तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ये ध्यान रखना, अगर इसकी जगह पे, अगर क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 रख दें तो सैलिसल्डिहाइड की जगह पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये डिफरेंस याद रखना है। अब ये रिएक्शन और देखिए बच्चों, तब भी हम फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, जिंक के साथ करते हैं, तो इसको जिंक डस्ट बोला जाता है। जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है, बेंजीन बच जाता है, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है। तब भी फिनोल की रिएक्शन जिंक ऑक्साइड के साथ की जाती है, रिडक्शन हो जाता है और सिर्फ क्या बन जाता है, यहाँ पे बेंजीन बन जाता है। ध्यान रखना है। अब क्या है, तब फिनोल की क्या की जाती है, ऑक्सीडेशन की जाती है Na2Cr2O7 से। क्या है, आपने सुना K2Cr2O7, K2Cr2O7। अब की बार सिर्फ क्या है, ये पोटेशियम हटा के सोडियम लगाया गया है, Na2Cr2O7, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही आप फिनोल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे बेंजोक्विनोन बन जाता है। क्या, ऊपर भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और एक इंटर और इंट्रा वाला जो कंसेप्ट बताया